आज हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और सजाना बनता भी था। आखिर हवेली का इकलौता वारिस आरुष तिवारी 4 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से लौट रहा था। वेदिका बाकी स्टाफ के साथ सफाई करने में बिजी थी। तभी उसे मैसेज मिला कि बड़ी मालकिन ने उसे याद किया है। जब वो उनके सामने पहुंची तो बड़ी मालकिन उसे गौर से देखने लगी। अचानक उनके कानों में अपनी समधन की बातें गूंजने लगी। देखिए, मैं अपनी बेटी की शादी इस घर में तभी करूंगी जब आप इस खूबसूरत नौकरानी को काम से निकाल देंगे। मुझे तो हैरानी होती है कि आपने इतनी खूबसूरत लड़की को घर में रखा कैसे है। क्या आपको मर्दों या बाकी नौकरों से डर नहीं लगता? इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो हम औरतों का मन डोल जाए, और आपने उसे हवेली में जगह दे रखी है। कल को अगर आपके बेटे को ही उससे प्यार हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? सामने खड़ी लंबी और कमसीन वेदिका के चेहरे पर आज उदासी थी। वक्त की मार और मुश्किलों ने उसकी खूबसूरती को थोड़ा धुंधला जरूर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव थी। बैठो बेटा। मालकिन ने उसे बैठने का इशारा किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे नौकरी से कैसे निकाले या क्या बहाना बनाए। कल उनका बेटा आ रहा था और वो डरी हुई थी। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वो बचपन से ही खूबसूरती का दीवाना था। क्या पता वो इस लड़की पर ही दिल हार बैठता। काफी देर तक खामोशी रही, जिसे वेदिका ने ही तोड़ा। मैम, आपने किसी काम के लिए बुलाया है? सावित्री जी हिम्मत जुटा रही थी कि उसे कह सके, मैंने तुम्हें काम के लिए नहीं बल्कि काम से निकालने के लिए बुलाया है। लेकिन वो बोल ना सके। नहीं, बस ये पूछना था कि सारी तैयारियां पूरी हो गई है ना? वेदिका ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मैम। जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ है। छोटे मालिक को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वेदिका के जाने के बाद सावित्री जी ने अपनी सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी कमला को बुलाया। कमला, मुझे तुमसे एक काम है। जैसा कि तुम जानती हो, कल आरुष वापस आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तुम ये याद रखो कि वेदिका और आरुष कभी आमने सामने ना आए। उसे थोड़ा बचकर रहना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कमला समझदार थी, वो फौरन समझ गई। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन दोनों का सामना कभी ना हो। कमला के जाने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। आखिर वो इतनी पत्थर दिल भी नहीं थी कि एक बेसहारा विधवा लड़की को उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दे। सावित्री जी ने खुद को तसल्ली दी, एक बार आरुष की शादी हो जाए फिर तो अपनी बीवी का ही वफादार बनकर रहेगा। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन की सुबह बड़ी गहमा गहमी वाली थी। 10 बजे तक छोटे साहब की वापसी तय थी। वेदिका हैरान थी। कल तक सारी तैयारियां उसने खुद की थी, लेकिन आज जब छोटे साहब के आने का वक्त हुआ तो उसे पीछे कर दिया गया। सुबह सुबह कमला ने आकर उससे कहा, देखो वेदिका, साहब के स्वागत के लिए बाकी स्टाफ काफी है, तुम आज आराम करो। पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत भागदौड़ की है। हालांकि वेदिका भी देखना चाहती थी कि आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए पूरी हवेली को इतना सजाया गया है, पर उसे लगा कि अगर आराम मिल रहा है तो बाहर जाना जरूरी नहीं। वो ये वक्त अपने बेटे के साथ अच्छे से बिता सकती थी। थोड़ी देर बाद पटाखों का शोर सुनाई देने लगा और ढोल बजने लगे। वेदिका समझ गई, लगता है छोटे साहब आ गए हैं। आज नहीं तो कल जाकर उन्हें देख ही लूंगी, वरना मैडम जी नाराज हो जाएंगे। काफी देर तक जश्न चलता रहा और फिर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। हवेली के बड़े से हॉल में आरुष अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटा था। वो बहुत उदास लग रहा था। आरुष, क्या बात है बेटा, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। पहले तो तुम कभी इतने चुप नहीं रहते थे। तुम्हारी वो बातें, वो हंसी, सब कहाँ खो गई? आरुष ने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए अपनी माँ का हाथ थामा। मैं आपका वही पुराना आरू हूँ माँ, बस सफर की वजह से थोड़ी थकान है, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा। वो उन्हें कैसे बताता कि दिल के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चेहरे की हंसी और जुबान के शब्द छीन लेते हैं। अगली सुबह वेदिका अपने क्वार्टर को ताला लगाकर हवेली पहुंची। सबसे पहले उसका सामना कमला से हुआ। कमला ने तुरंत उसे काम पर लगा दिया। सुनो, तुम नाश्ता तैयार करो और उसके बाद सीधे अपने क्वार्टर वापस चली जाना। अगर मुझे बाद में कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। कमला ने उसे किचन की तरफ जाते देख मन ही मन सोचा कि यही सही रहेगा। जब तक सब लोग जाग जाएंगे तब तक इसका काम खत्म हो जाएगा और मैं इसे वापस भेज दूंगी। नाश्ता तैयार करके वेदिका अपने क्वार्टर लौट गई। सुबह 10 बजे जब आरुष उठा तो गर्मा गर्म शानदार नाश्ता करके उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। उसने खुश होकर कमला से कहा, कमला, जिसने भी ये नाश्ता बनाया है उसे बुलाओ, मैं उसे अपने हाथों से इनाम देना चाहता हूँ। क्या ही कमाल का नाश्ता बनाया है। कमला बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में उसके मुंह से निकला, साहब जी, ये नाश्ता तो मैंने ही बनाया है, खास आपके लिए। आरुष ने खुश होकर कमला को कुछ पैसे इनाम में दिए। कमला मन ही मन वेदिका का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसकी मेहनत की वजह से आज उसे पैसे मिल गए थे। वेदिका कई दिनों से हवेली जा रही थी, लेकिन अब तक उसका सामना आरुष से नहीं हुआ था। पहले तो सारा दिन अपने बेटे के साथ हवेली में ही रहती थी, लेकिन अब
कमला काम खत्म होते ही उसे फौरन सर्वेंट क्वार्टर भेज देती थी। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर हवेली आई। कमला कहीं नजर नहीं आई तो उसने खुद ही सफाई शुरू कर दी। तभी आरुष अपने कमरे से बाहर निकला। इतने दिनों में उसने हवेली के लगभग सभी नौकरों को देख लिया था और वो सबको पहचानने लगा था। लेकिन जब उसकी नजर काली चादर ओढ़े सफाई करती एक लड़की पर पड़ी तो वो रुक गया। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। आरुष ने हैरानी से पास खड़ी एक दूसरी नौकरानी से पूछा, ये काली चादर वाली लड़की कौन है? नौकरानी ने अदब से जवाब दिया, सर, ये बेचारी एक विधवा है। इसका 2 साल का बेटा भी है। मैडम जी ने 4 महीने पहले ही तरस खाकर इसे काम पर रखा है। आरुष का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा, जिससे वो खुद भी परेशान हो गया। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी 2 साल का एक बच्चा भागता हुआ आया और उससे टकरा कर गिर पड़ा। आरुष ने फौरन उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बच्चे की गहरी भूरी आंखें देखी, उसका दिल धड़क उठा। उस बच्चे की आंखें उसे किसी की याद दिला रही थी। उसे अपने ही कहे हुए पुराने शब्द कानों में गूंजते महसूस हुए। तुम जानती हो, मैं हजारों की भीड़ में भी तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचान लूंगा। वह अभी हैरानी में डूबा ही था कि बच्चे की माँ अपने बेटे के रोने की आवाज सुनकर बेताबी से मुड़ी। दक्ष, क्या हुआ बेटा? जैसे ही वो पलटी, वो पत्थर की तरह हो गई। सामने खड़े आरुष का भी यही हाल था। वो पूरी तरह शॉक था। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। किस्मत मानो पास खड़ी तालियां बजाकर कह रही थी, लो, मैंने बिछड़े हुए लोगों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। अमीरों की जिंदगी भी कितनी सही होती है ना कमाने की टेंशन, ना खाने की फिक्र। वेदिका अपने सामने अपनी ही उम्र के लड़के लड़कियों को मस्ती करते देख अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। तभी पीछे से उसकी दोस्त रिया ने उसे हल्का सा चाटा मारते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? सर कह रहे हैं कि सबको ड्रिंक सर्व करो। आज विवान गुप्ता ने अपने घर पर दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी। ये पार्टी किसी साधारण पार्टी से ज्यादा कुछ और ही लग रही थी। वेदिका ने रिया की तरफ मदद मांगने वाली नजरों से देखा। यार, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं इतने सारे लोगों के बीच कैसे जाऊंगी? प्लीज, तुम सर्व कर दो। मैं किचन का काम संभाल लेती हूँ। वेदिका ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया। मुझे और भी बहुत से काम है। सर ने ये काम तुम्हें दिया है तो तुम्हें ही करना होगा। वेदिका ने खुद का हुलिया थोड़ा ठीक किया, दुपट्टा ठीक किया और ड्रिंक्स की ट्रे लेकर मेहमानों के बीच पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाचते गाते लोगों के बीच वो ड्रिंक्स कैसे सर्व करे। म्यूजिक बहुत तेज था और हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था। अगर वेदिका को पैसों की जरूरत ना होती तो वो ऐसी जगह कभी नौकरी ना करती। वो टेबल पर ड्रिंक्स रख ही रही थी कि पीछे मुड़ते वक्त अचानक उसका पैर किसी के पैर पर आ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभालती या माफी मांगती, सामने खड़ी एक बदतमीज लड़की ने सबके सामने वेदिका को थप्पड़ मार दिया। अंधी हो गई हो क्या? देख नहीं सकती? मेरे पैर पर चोट लगा दी तुमने। उस लड़की के चिल्लाते ही म्यूजिक बंद हो गया। वेदिका की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून ने। हर कोई उसे ही घूर रहा था और वो अपनी गाल पर हाथ रख के हैरत से खड़ी रह गई। यही वो पल था जब आरुष की नजर पहली बार वेदिका पर पड़ी। मैम, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, गलती से। वेदिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो लड़की फिर से चिल्लाई, शट अप। गलती से? तुम जैसे गरीब लोगों ने कभी इतनी बड़ी पार्टी देखी है? यकीनन नहीं। इसलिए होश खो बैठी और मुझे चोट लगा दी। अब उसकी बातें वेदिका के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। इससे पहले कि वेदिका कुछ कहती, आरुष बीच में आ गया। उसने एक गहरी नजर वेदिका पर डाली और उसे वहां से जाने का इशारा किया। फिर वो नेहा को समझाने लगा, रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ। अगर ज्यादा चोट लगी है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो नेहा को शांत कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें दूर जाती हुई वेदिका का पीछा कर रही थी। वेदिका रोती हुई किचन में आई, लेकिन यहाँ रोने के लिए भी वक्त नहीं था। फौरन ऑर्डर आ गया कि खाना लगा दिया जाए। अगले दिन आरुष क्लास में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान प्रोफेसर के लेक्चर पर नहीं बल्कि कहीं और था। वो वेदिका के बारे में सोच रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। आरुष खूबसूरत चेहरों का दीवाना था। उसे हर खूबसूरत चेहरा अपनी ओर खींचता था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो सोच रहा हो, लगता है नए शिकार को फंसाने का वक्त आ गया है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उसकी गाड़ी विवान के घर की तरफ मुड़ गई। उसका दोस्त विवान अचानक उसे वहां देखकर हैरान रह गया। सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ कैसे? और आज नेहा ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? विवान ने ठहाका लगाते हुए पूछा, क्योंकि सब जानते थे कि नेहा आरुष के लिए पागल है और वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। आरुष मुस्कुराते हुए लॉन में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यार, उस नेहा को छोड़ो। अब वक्त आ गया है कि उसे किसी नए चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाए। उसने एक आंख दबाते हुए शातिर अंदाज में कहा। तो युवान उसकी बात समझकर हंस पड़ा। लगता है साहब की आंखों को कोई नया चेहरा भाग गया है। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हो। जल्दी से उस लड़की को बुलाओ। विवान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आरुष किस लड़की की बात कर रहा है। तब आरुष ने कल रात के बारे में बताया। वही लड़की जिसे नेहा ने थप्पड़ मारा था। असल में
मैं नेहा की तरफ से उसे सॉरी बोलने आया हूँ। विवान ने लंबी सांस ली और बोला, यार, इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। खैर, अब तुम इतनी दूर आए हो तो उसका दीदार करना तो बनता है। वो मजाकिया अंदाज में हंसा और पास खड़े माली को बुलाकर ऑर्डर दिया, अंदर जाकर कहो कि मेहमान आए हैं, चाय भिजवाई जाए। और हाँ, चाय वेदिका के हाथ से ही आनी चाहिए। वेदिका उस वक्त बाकी नौकरों से काम करवा रही थी। कल रात की पार्टी की वजह से काफी बिखराव था, जिसे समेटने के लिए उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी पड़ी थी। जब एक नौकरानी चाय लेकर आई और वेदिका को पकड़ाते हुए बोली, साहब ने कहा है कि वेदिका खुद चाय लेकर बाहर आए। वेदिका हैरान थी। आज से पहले उसे कभी मेहमानों के सामने चाय सर्व करने के लिए नहीं कहा गया था। वो ट्रे पकड़कर बाहर आई, चुपचाप आरुष और विवान को चाय दी और जैसे नजर झुकाकर आई थी वैसे ही वापस चली गई। उसने एक बार भी आरुष की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यही बात आरुष की मर्दाना ईगो को चुभ गई। उसने मन ही मन कहा, लड़की, तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगा और अपने सामने झुकाकर ही दम लूंगा। तुम खुद को समझती क्या हो। वो काफी गुस्से में विवान के घर से निकला। अगली सुबह वेदिका बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। आरुष वहां से गुजर रहा था। उसने फौरन अपनी गाड़ी रोकी और रिवर्स लेकर वेदिका के सामने आ खड़ा हुआ। हेलो मिस प्रीति, हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? उसने बहुत ही अदबे और जेंटलमैन बनने का नाटक करते हुए लिफ्ट ऑफर की, लेकिन वेदिका को गुस्सा आ गया। देखिए, आप मेरे बॉस के दोस्त थे, तो उन्हीं के दोस्त रहिए। मैं आपको नहीं जानती और ना ही आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। अरे, इसलिए तो मैं तुम्हें लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के यहाँ काम करती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। उसने बात बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वेदिका ने उसे दो टूक जवाब दे दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। और मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की गलती मत कीजिएगा। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बदकिरदार नहीं कि किसी भी अरे गहरे की गाड़ी में बैठ जाओ। इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर आरुष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी। लड़कियां तो उसके पीछे पागल रहती थी, और ये लड़की न जाने खुद को क्या समझ रही थी। अगले दिन वो फिर विमान के घर पहुंच गया, सिर्फ वेदिका की खातिर। वेदिका उसे देखते ही समझ गई कि वो क्यों आया है। विवान के कहने के बावजूद उसने चाय दूसरी नौकरानी के हाथ भिजवा दी। आरुष को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रहा। तभी विवान को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। आरुष को तो जैसे मौका ही मिल गया। वो अंदर आया और काम करती वेदिका का हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? मिस वर्ल्ड हो? तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियां देखी है, जो पहले नखरे दिखाती है और फिर खुद ही मर्दों के पीछे भागती है। बताओ, क्या कीमत है तुम्हारी? वेदिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीमत वाली बात सुनकर उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ आरुष के चेहरे पर मार दिया। आरुष साकित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उस पर हाथ उठा सकती है। इससे पहले कि वो कुछ करता, वेदिका वहां से भाग गई। छोटे साहब, आपको मैडम जी बुला रही है। अतीत की यादें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नौकरानी की आवाज ने आरुष को प्रेजेंट में ला खड़ा किया। सामने खड़ी वेदिका भी पत्थर बनी हुई थी। एक पल में जैसी सदियां बीत गई थी। वो तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से भाग गई। जब तक आरुष के होश ठिकाने आए, वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। ये लड़की, ये कहाँ रहती है? उसने बेताबी से नौकरानी से पूछा। नौकरानी, जो पहले से ही ये सब देखकर हैरान थी, उसने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा किया। आरुष पागलों की तरह उस तरफ भागा। वेदिका ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। आरुष बाहर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती वेदिका, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। दरवाजा खोलो वेदिका। वेदिका दरवाजे से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या। उसने उसे क्या समझा था, और आज वही उसके सामने खड़ा सवाल जवाब कर रहा है। मेरी बात सुनो वेदिका, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? कैसी हो तुम? प्लीज जवाब दो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आरुष चिल्ला रहा था। वेदिका अंदर से ही रोते हुए चिल्लाई, चली जाइए यहाँ से। यहाँ मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। उसने नौकरानी को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गया कि वो क्यों आ रही है। वो सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आरुष ने वेदिका को देख लिया है और वो उसके सर्वेंट क्वार्टर तक भी गया है। उन्होंने बेहद नाराजगी से आरुष की तरफ देखा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम एक नौकरानी के पीछे उसके क्वार्टर तक चले गए? क्या यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है? अंदर से तो वो भी कांप गई थी। उन्होंने कितनी कोशिश की थी कि उन दोनों का आमना सामना ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि आरुष फिर से अपना दिल हार बैठेगा। और वही हुआ। आरुष उनके पास बैठ गया और बोला, माँ, आप ये सब छोड़िए, बस मुझे ये बताइए कि वो यहाँ कब से है, और उसने अपने बारे में आपको क्या बताया है? सावित्री जी बताने लगी, करीब 4 महीने पहले की बात है। बहुत तूफानी रात थी। मैं तुम्हारे नानी के घर से लौट रही थी। रास्ते में मैंने उसे उसके बीमार बेटे के साथ देखा, तो तरस खाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तब उसके हालातों का पता चला कि वो बिल्कुल अकेली है
उसका इस दुनिया में अपने बेटे के सिवा कोई नहीं है। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी, तो मैं उसे अपनी हवेली ले आई ताकि वो यहाँ इज्जत से रह सके। आरुष मन ही मन सोचने लगा, वेदिका, तुम इतनी मुश्किल वक्त से गुजरी हो, पर तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर अचानक उसे अपने बेटे का ख्याल आया। उसका दिल तड़प उठा। क्या वो मेरा बेटा है? वो मेरा ही हो सकता है, और किसका होगा भला? वो अपने ही ख्यालों में खोया था कि सावित्री जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी की तारीख तय होने वाली है। बेहतर होगा कि तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मंगेतर पर रखो। बस तुम्हारे डैड वापस आ जाए, फिर हम शादी की डेट फाइनल कर लेंगे। आयुष बस सिर हिलाकर वहां से निकल आया, पर उसका दिमाग तो वेदिका में ही उलझा था। अगर उसे लोगों का डर न होता तो फिर से जाकर वेदिका के दरवाजे पर दस्तक देता। उधर वेदिका के दिमाग में भी पुरानी यादें दस्तक दे रही थी। उसे वो दिन याद आया जब आरुष की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। उसने विमान के दोस्त पर हाथ उठाया था, तो ये तय था कि विमान उसे काम से निकाल देगा। अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी वो आरुष को कोस रही थी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी? वो बुरी तरह परेशान थी। उसे गांव भी पैसे भेजने थे। जिस तरह विमान ने उसे धक्के देकर निकाला था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस महीने की सैलरी भी देगा। और इन अमीर लोगों से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वेदिका नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। तभी गांव से उसकी मौसी का फोन आ गया। वो उससे सैलरी के बारे में पूछ रही थी। वेदिका ने उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए कहा, मौसी, बस कुछ ही दिनों में सैलरी मिल जाएगी, फिर मैं आपको पैसे भेज दूंगी। फोन रखने के बाद वो बुरी तरह टूट गई थी और सड़क किनारे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी उसके पास आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से आरुष उतरा। उसे देखते ही वेदिका का दिल नफरत से भर गया। यही वो इंसान था जिसकी वजह से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। एक पल के लिए वो डर गई कि कहीं ये उस थप्पड़ का बदला लेने तो नहीं आया, लेकिन आरुष ने बड़े शांत लहजे में वही पुरानी बात दोहराई, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? ये सुनकर वेदिका का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। अगर तुम वाकई इतने हमदर्द होते तो तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी ना जाती। आज अगर मैं सड़क पर बैठी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आरुष एक पल के लिए चुप हुआ, फिर अपना वॉलेट निकालते हुए बोला, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये सुनकर वेदिका का हाथ एक बार फिर उठते उठते रह गया। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। कोशिश करना कि दोबारा मेरे आंखों के सामने ना आओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। समझते क्या हो तुम खुद को? पैसा है तो क्या किसी को भी खरीद लोगे? वो गुस्से में बिना रुके बोले जा रही थी। जब उसने देखा कि सड़क पर लोग उसे ही घूर रहे हैं, तो वो तेजी से वहां से चली गई। इस इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। बार बार सामने क्यों आ जाता है? अगर मुझे सांस की तकलीफ ना होती तो मैं नकाब पहनकर बाहर निकलती, ताकि ये मुझे पहचान ही ना पाए। उधर आरुष अपने दोस्तों के बीच बैठा तो था, पर उसका दिमाग कहीं और था। वो बार बार उसी थप्पड़ के बारे में सोच रहा था जो वेदिका ने उसे मारा था। अगर कोई और होता तो आरुष अब तक उससे बदला ले चुका होता, लेकिन चाह कर भी वो वेदिका से बदला नहीं ले पा रहा था। उसे नेहा की बातें और उसकी मौजूदगी भी अब बुरी लगने लगी थी। वो चाहता था कि काश उसके सामने सिर्फ वेदिका हो और वो बस उसे देखता रहे। सोफे से सिर टिकाकर उसने आंख बंद की। तुम तो जानती भी नहीं वेदिका कि आयुष तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है, और तुम हो कि एक अधूरी ख्वाहिश बनती जा रही हो। वेदिका से उसकी अगली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई। आरुष के लिए एक खूबसूरत इत्तेफाक था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जितना हैरान आरुष उसे देखकर हुआ, वेदिका भी उतनी ही हैरान रह गई। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गए? आरुष चिढ़कर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मेरे पास दुनिया में और कोई काम नहीं बचा सिवाय तुम्हारा पीछा करने के? मैं यहाँ पढ़ता हूँ, और सच तो ये है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आए हो। ये जानकर कि आरुष भी उसी यूनिवर्सिटी में है, वेदिका का मूड खराब हो गया। वह हाथ से उसे पीछे हटने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई और बोली, तुम यहाँ पढ़ते होंगे, पर खबरदार जो दोबारा मुझे नजर आए। आरुष उसके पीछे से चिल्लाया, यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की नहीं है। मेरा जब मन करेगा जहाँ मर्जी देखूंगा और जहाँ मर्जी जाऊंगा। उसे खुद एहसास नहीं था कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कैसा बनता जा रहा है। वो तो एक प्ले बॉय था जिसे लड़कियों के साथ घूमना फिरना पसंद था, पर अब वो सब भूलकर सिर्फ वेदिका के पीछे पागल हो रहा था। ये सब नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन आरुष इसके साथ बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन नेहा उसे जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट ले गई। एक एक करके उसका बर्थडे है। आरुष उसका दिल नहीं तोड़ पाया और चला गया। वहां अचानक उसने अपने पापा को देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसके पापा बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर आए थे और क्लाइंट के साथ बैठे थे, इसलिए उस वक्त आरुष से बात नहीं हो सकी। शाम को जब उनका फोन आया तो आरुष बुरी तरह डर गया था। उसके पापा ने बहुत ही ठंडे और सख्त लहजे में कहा, तुम शहर में जिससे मर्जी दोस्ती करो, जितनी लड़कियां चाहो पसंद करो और उनके साथ वक्त गुजारो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। पापा, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सिर्फ मेरी दोस्त थे। आरुष ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात काट दी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम लड़कों से दोस्ती रखो या लड़कियों से, मुझे ऐतराज नहीं। हाँ, अगर शादी मेरी मर्जी से नहीं की तो मुझे ऐतराज जरूर होगा, और तुम जानते हो कि तुम मेरा ऐतराज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सोच समझ कर दिल लगाना। तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। आरुष अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने पापा से हमेशा डरता आया था। वो एक रौबदार शख्सियत के इंसान थे, जिनकी कई बात पत्थर की लकीर होती थी। अचानक आरुष को वेदिका का ख्याल आया, जिसके लिए वो काफी सीरियस हो चुका था। उसने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, अभी यूनिवर्सिटी के 3 साल बचे हैं। 3 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। शायद पापा की सोच भी बदल जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिनकी सोच एक बार पक्की हो जाए, साल गुजरे या सदियां, वो बदला नहीं करती। यूनिवर्सिटी में अब आरुष अक्सर वेदिका के डिपार्टमेंट के आसपास ही दिखाई देता। वो बस दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों उसका इंतजार करता। वेदिका भी इस बात से वाकिफ थी कि आरुष खामोशी से उसके आगे पीछे मंडरा रहा है। हालत ये हो गई थी कि जिस दिन आरुष उसे नजर नहीं आता, वेदिका का दिल बेचैन हो उठता। वो बार बार यही सोचती कि आज वो आया क्यों नहीं। इस तरह पूरा सेमेस्टर बीत गया, और इस दौरान वेदिका को एक अच्छी जॉब भी मिल गई। वेदिका को अंदाजा भी नहीं था कि ये जॉब उसे आरुष की वजह से मिली है, क्योंकि आरुष ने कभी उसे जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो छुपकर उसकी मदद कर रहा है। वो खुद भी अपनी इस बदली हुई शख्सियत पर हैरान था। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हुई, और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वेदिका लाख अपने दिल को समझाती, पर वो आरुष की तरफ खींची चली जाती। आरुष भी अब पूरी तरह उसका हो चुका था, और उसने नेहा समेत अपनी पुरानी सभी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। वेदिका की जिंदगी में तब भूचाल आ गया जब उसकी मौसी ने फोन पर बताया कि उसका रिश्ता उनकी दोस्त के बेटे से तय कर दिया गया है। वेदिका उस लड़के को जरा भी पसंद नहीं करती थी। जब आरुष को यह पता चला तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो जानता था कि उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने वेदिका से कहा, हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, यही एक रास्ता है, बाद में सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आखिरकार एक दिन अपनी कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन दोनों ने सादगी से शादी कर ली। अपने फ्लैट पर वेदिका को दुल्हन के रूप में देख आरुष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने प्यार से उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा, अब तो तुम मेरी हो, अब मैं तुम्हें हक से छू सकता हूँ और जितना चाहूँ उतना प्यार कर सकता हूँ। वेदिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। दोनों साथ में यूनिवर्सिटी आते जाते और उनकी खुशियां देखकर नेहा जलन के मारे पागल हो जाती। उसने कई बार उनके बीच दरार डालने की कोशिश की, पर हर बार उसका प्लान फेल हो जाता। तभी एक दिन आरुष को उसके पापा का फोन आया। वे बहुत कमजोर और परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से गाँव आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारियां समझा सकूं। आरुष अपने पापा की हालत सुनकर बुरी तरह घबरा गया। उसने वेदिका को सारी बात बताई और भारी मन से उसे शहर में अकेला छोड़कर गांव के लिए रवाना हो गया। उसे नहीं पता था कि ये विदाई उनके सुनहरे दिनों का अंत करने वाली है। वेदिका को पूरा यकीन था कि आरुष 1-2 दिन में गांव से वापस आ जाएगा, लेकिन पूरा हफ्ता बीत गया और उसकी कोई खबर नहीं आई। ना तो आरुष का फोन लग रहा था और ना ही उसने अपनी खैरियत का कोई मैसेज भेजा था। वेदिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी में उसके फोन पर आरुष के नंबर से कुछ तस्वीरें आई। उन तस्वीरों को देखते ही वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे आरुष की सगाई की तस्वीरें थी। वो चाहकर भी उन्हें झूठ नहीं मान सकती थी। जल्दी ये खबर यूनिवर्सिटी में फैल गई और आरुष के दोस्त वेदिका से हमदर्दी जताने लगे। सबसे बुरा तो तब लगा जब नेहा ने जहर उगलते हुए कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि वो शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने पापा की पसंद से करेगा। तुम जैसी लड़कियां उसके लिए सिर्फ एक खिलौना होती है। फर्क बस इतना है कि तुम शादी करके उसके हाथ का खिलौना बनी और बाकी लड़कियां बिना शादी के। वेदिका अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अगले ही दिन आरुष की तरफ से तलाक के पेपर्स आ गए। उसकी बची कुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। जब वेदिका को अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर ने एक और बड़ा खुलासा किया, वो प्रेग्नेंट थी। उसके दोस्तों ने सलाह दी कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वेदिका अब अपने इस आखिरी सहारे को खोना नहीं चाहती थी। वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर गाँव अपनी मौसी के पास चली गई। मौसी ने उसे इस शर्त पर साथ रखा कि वो कमाकर उन्हें पैसे देगी। वे दिन वेदिका ने कैसे काटे ये सिर्फ वही जानती थी। वो दिन रात लोगों के कपड़े सिलती और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करती। जिस दिन उसका बेटा उसकी गोद में आया, उसे लगा जैसे दुनिया के सारे गम खत्म हो गए हो। उसने अपनी पूरी जान अपने बेटे को पालने में लगा दी। कुछ समय पहले उसकी मौसी का देहांत हो गया, लेकिन तभी भगवान ने एक रास्ता खोल दिया और सावित्री जी उसे सहारा देकर अपनी हवेली ले आई। वेदिका को अंदाजा भी नहीं था कि जिस हवेली में वो रह रही है उसका वारिस वही आरुष है जिसने उसे धोखा दिया था। अब जब सच सामने आ गया था
तो एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर जैसे ही हवेली की दहलीज पार करने लगी, आरुष की नजर उस पर पड़ गई। आरुष भागता हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये सुनते ही वेदिका का सब्र जवाब दे गया। उसने पूरी ताकत से आरुष के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, तुम ये बात कह भी कैसे सकते हो कि तुमने मुझे ढूंढा? क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ये झूठ बोलकर गाँव आए थे कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, जबकि तुम यहाँ अपनी सगाई करने आए थे। आरुष हैरत से उसे देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वेदिका को सगाई के बारे में कैसे पता चला। उसने सफाई देने की कोशिश की। वो सगाई मेरी मर्जी से नहीं हुई थी वेदिका, पापा की जिद थी। मैंने मजबूरी में वो सब किया था। लेकिन वेदिका अब उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के मूड में नहीं थी। इससे पहले कि उनकी बहस और बढ़ती, हवेली के गेट पर एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। एक आलीशान गाड़ी अंदर आकर रुकी। सभी नौकर दौड़कर वहां पहुंच गए। वेदिका को अंदाजा भी नहीं था कि आरुष के पापा है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में उसका सामना उनसे कभी नहीं हुआ था। आरुष तुरंत अपने पापा के पास गया और उन्हें अंदर ले जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने चौकीदार को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि वेदिका को हवेली से बाहर ना जाने दे। वेदिका ने गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, पर चौकीदार ने उसे रोक लिया। वो बुरी तरह टूट गई थी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। कहने लगी, आरुष, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे छोड़ चुके हो, तो अब मेरी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रहे हो? रात को जब वेदिका को कमरे में कुछ आहट सुनाई दी, अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। इससे पहले कि वेदिका चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो आरुष था। वो वेदिका के चेहरे के करीब झुका और सख्ती से बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब ना दे दो। दक्ष मेरा ही बेटा है ना? उसका सवाल सुनकर वेदिका बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि आरुष इसका बेटा उसे छीन लेगा। नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये मेरी मौसी की बेटी का बच्चा है। वो बहुत गरीब है और उसे पाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया। आरुष को पूरा यकीन था कि वेदिका झूठ बोल रही है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने सोते हुए मासूम दक्ष को देखा तो उसके दिल में प्यार उभर आया। उसने झुककर बच्चे के गाल पर किस किया। इतना प्यार तो सिर्फ एक बाप ही कर सकता था। चुपके से उसने दक्ष के सिर से कुछ बाल तोड़ लिए ताकि डीएनए करा सके। जिस खामोशी से वो आया था, उसी खामोशी से वापस चला गया। अगले दिन वेदिका सावित्री जी के पास पहुंची और भारी मन से बोली, मैडम, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप मुझे जाने की परमिशन दे। वेदिका की ये बात सुनकर सावित्री जी के दिल को बड़ी राहत मिली। सच तो ये था कि वो खुद भी यही चाहती थी, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उन्होंने तुरंत वेदिका को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, बल्कि ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। वेदिका ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मौका अच्छा था क्योंकि आरुष घर पर नहीं था। जब चौकीदार को पता चला कि मैडम जी का हुक्म है, तो उसने वेदिका को जाने दिया। वेदिका शहर जाने वाली बस में बैठ गई और शहर पहुंच गई, जहाँ उसकी बस तो पुरानी यादें बसी थी। इधर आरुष भी शहर में ही था। वो डीएनए रिपोर्ट लेने आया था और उसका शक बिल्कुल सही निकला। दक्ष उसी का बेटा था। वापसी के लिए जैसे ही उसने गाड़ी मोड़ी, उसकी नजर सड़क किनारे एक बेंच पर बैठी वेदिका पर पड़ी। दक्ष उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। आरुष ने तुरंत गाड़ी उसके पास रोकी और नीचे उतरकर जबरदस्ती वेदिका को गाड़ी में बिठाने लगा। वेदिका चिल्लाती रही, तुम क्या कर रहे हो? मैं उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मुझसे अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आरुष ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी चलाता रहा। हवेली पहुंचते ही आरुष ने चौकीदार को सख्त लहजे में वार्निंग दी, आज के बाद इसे मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाने देना। उसने वेदिका का हाथ पकड़ रखा था। तभी अंदर से सावित्री जी बाहर आई। ये मंजर देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने आरुष से कहा, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की तारीख तय कर आए हैं। बेहतर होगा कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ो और अपनी शादी की तैयारी करो। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आरुष तेजी से अपनी माँ की तरफ बढ़ा, जो नाराजगी में अंदर मुड़ गई थी। उन्होंने पलटकर पूछा, तो क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो? एक विधवा और एक बच्चे की माँ से? ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और ये बच्चा भी मेरा ही है। सावित्री जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो 2 कदम पीछे हटी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो तो एक विधवा है, उसका पति मर चुका है, और तुम ये सब कह रहे हो? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आरुष ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कहा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से इसे पसंद करता हूँ। तब आपने मुझसे कहा था कि पापा की इज्जत के लिए मैं अभी मंगनी कर लूँ और बाद में आप मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाएंगे। सावित्री जी ने हैरत से कहा, हाँ, लेकिन बाद में तो तुमने खुद कहा था कि वो लड़की कहीं गायब हो गई है। फिर ये बच्चा कहाँ से आया? वो तुम्हारी पत्नी कैसे बनी? आरुष ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और कहा, जिस वक्त आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी सगाई की थी, उससे कई महीने पहले ही
मैं वेदिका से शादी कर चुका था। मैंने पापा के डर से अब तक आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन सच तो यही है कि वो मेरी पत्नी है और दक्ष मेरा बेटा, आपका पोता और इस हवेली का असली वारिस। आपको पापा को इस शादी को रोकने के लिए मनाना ही होगा। आरुष की माँ अपने पति के सख्त स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन यहाँ सवाल उनके बेटे की मोहब्बत और उसकी पूरी जिंदगी का था। मैं उनसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती। तुम तो जानते ही हो कि उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। रात को उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि आरुष शादी से खुश नहीं है। उसकी सगाई भी हमने जबरदस्ती ही की थी, पर अब ये शादी नहीं होनी चाहिए। उनके पति ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया और दो टूक लहजे में बोले, तुम जानती हो कि मैं एक बार जो तय कर लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता। आरुष की शादी उसी लड़के से होगी जिससे उसकी बात पक्की हुई है। उसे साफ समझा दो कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से बेदखल कर दूंगा। जब वो रोते हुए अपना कसूर पूछने लगी तो और भी सख्ती से बोले, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उसे समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रही हो और उसे शह दे रही हो। याद रखना, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगली सुबह जब आरुष ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने मायूसी से सिर झुका लिया। साफ था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उधर वेदिका इन बातों से बेखबर अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थी। वो अब किसी भी हाल में आरुष के साथ नहीं रह सकती थी। जब उसे स्टाफ के जरिए पता चला कि आरुष की शादी हफ्ते भर में होने वाली है तो अनजाने में ही उसका दिल भर आया। रात के अंधेरे में वो अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही थी कि तभी आरुष एक बार फिर किसी अजनबी की तरह उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें और दक्ष को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, वेदिका ने हैरत से कहा। अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर? हाँ, अपनी शादी छोड़कर। मुझे उस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी और फिक्र सिर्फ तुम्हारे और दक्ष के लिए है। वेदिका ने हाथ बांधे उसे देखा और कड़वाहट के साथ बोली, मुझे और कितना बेवकूफ बनाने का इरादा है तुम्हारा? तुम वही इंसान हो जो झूठ बोलकर गाँव आए, जिसने अपनी सगाई की बात मुझसे छुपा कर रखी। तुम वही हो जिसने मुझे तलाक के कागजात भेजे और मैसेज करके घर खाली करने का हुक्म दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें इतनी हिम्मत बची है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर सको? वेदिका गुस्से में बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे की नसें तनाव से फटने को थी। आरुष इसकी बातें सुनकर साकित रह गया। वेदिका, तुम ये क्या कह रही हो? माना कि मैंने तुमसे अपनी सगाई की बात छिपाई, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे यहाँ सगाई के लिए बुलाया गया है। पर उसके अलावा मैंने तुम्हें ना तो कोई तलाक के पेपर्स भेजे और ना ही कोई मैसेज किया। जिस दिन मैं गाँव आ रहा था, रास्ते में गन पॉइंट पर मुझसे मेरा फोन और वॉलेट छीन लिया गया था। मैं तुम्हें कोई खबर नहीं दे पाया। मैंने सोचा कल नया फोन ले लूंगा, लेकिन पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी आखिरी शर्त यही थी कि मैं सगाई कर लूं। उस वक्त खानदान की इज्जत और पापा की लाज रखने के लिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सगाई को शादी तक ले जाऊंगा। जब मैं शहर वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारा फोन बंद था। सबने यही कहा कि तुम मेरी सगाई की खबर सुनकर कहीं चली गई हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। इतनी बड़ी बात तुम्हें मुझसे छिपानी नहीं चाहिए थी। और थक कर वही बैठ गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। अगर फोन चोरी हो गया था तो वेदिका के पास सगाई की तस्वीरें और वो मैसेज कैसे पहुंचे? कोई बहुत गहरी चाल चल रहा था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। चले जाओ यहाँ से आरुष, बस चले जाओ। वेदिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे देखते ही वो अंदर से कमजोर पड़ने लगती थी। तुम्हें ना तो मोहब्बत निभानी आती है और ना ही रिश्ता। मैं जानती हूँ कि तुम कभी अपने पापा के खिलाफ नहीं जा पाओगे, ना ही मुझे सबके सामने अपनी पत्नी मान सकोगे। तो फिर इस सब का क्या फायदा? अपनी शादी करो और अपने रास्ते चलो। मैं अपने बेटे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। आरुष टूटे हुए दिल से सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकला। वो इस बात से बेखबर था कि कोई अंधेरे में खड़ा उस पर नजर रख रहा था। अगली सुबह उसके पापा उसे अपने साथ खेतों पर ले गए और फिर किसी जरूरी काम से उन्हें शहर जाना पड़ा। रात के करीब 12 बज चुके थे जब आरुष की घर वापसी हुई। आरुष का दिल तो कर रहा था कि उसी पल भागकर वेदिका और दक्ष के पास चला जाए, लेकिन उसे लगा कि आधी रात को वहां जाना ठीक नहीं होगा। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बिस्तर पर लेट गया, बस यही सोचता रहा कि सुबह होते ही सबसे पहले उनसे मिलने जाएगा। अगले दिन जब वो सर्वेंट क्वार्टर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर ना तो वेदिका थी और ना ही दक्ष। कमरे से उनका सारा सामान भी गायब हो चुका था। वहां बस एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। आरुष अंदर से बिल्कुल टूट गया था। वो बेबसी में अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया, क्योंकि इस पूरी हवेली में सिर्फ वही एक इंसान थी जो उसका हाल और उसका दर्द समझ सकती थी। वक्त जैसे हाथ से फिसल गया और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया।
पूरी हवेली को वैसे ही सजाया गया था जैसे उसके आने पर सजाया गया था। लेकिन इस बार इन खुशियों के पीछे उसके अरमानों का गला घोटा जा रहा था। वो एक मशीन की तरह वही सब किए जा रहा था जो उसके घर वाले चाहते थे। बारात दुल्हन के घर पहुंची, जहां उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत हुआ। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब पंडित जी ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा और चुपचाप खड़ा रहा। उसके पापा ने जब उसे गुस्से से घूरते हुए सिंदूर भरने के लिए कहा तो आरुष ने अपने गले से हार उतार कर फेंक दिया और भरी महफिल में सबके सामने चिल्लाकर बोला, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। बेहतर होगा कि आप खुद दुल्हन से ही पूछ ले कि क्या उसे किसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर है। वहां मौजूद हर शख्स सन रह गया कि आखिर दूल्हा ये क्या कह रहा है। उसके पापा तो गुस्से के मारे कांपने लगे और उन्होंने आओ देखा ना था आरुष के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त क्या बकवास कर रहे हो। उसने दुल्हन की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मकसद तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं है, पर मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। तभी उसके पापा तंज कसते हुए बोले, तुम उस मामूली सी लड़की की बात कर रहे हो जो तुम्हें बार बार छोड़कर भाग जाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में चल रही इन बातों की कोई खबर नहीं है। आरुष जोर से हंस पड़ा और बोला, यही तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं ये समझता रहा कि आपको कुछ नहीं पता, जबकि आप तो पर्दे के पीछे से पूरा गेम खेल रहे थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि नेहा ने आपको मेरी शादी की खबर दी और आपने अपनी बीमारी का नाटक करके मुझे इस सगाई के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि रास्ते में गन पॉइंट पर मेरा फोन और वॉलेट लुटवाने वाले आप ही थे। आरुष की आवाज़ पूरी महफिल में गूंज रही थी। वो आप ही थे पापा, जिसने मेरे सिम का इस्तेमाल करके वेदिका को नफरत भरे मैसेज भेजे और मेरी तरफ से उसे तलाक के फर्जी पेपर्स भिजवाए। मुझे समझने में थोड़ी देर जरूर लगी, लेकिन आखिरकार मैं समझ ही गया कि इस सारी साजिश के पीछे सिर्फ आपका हाथ था। उसके पापा सन रह गए। उनके चेहरे की हैरानी साफ बता रही थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आरुष को सच पता चल चुका है। उन्हें खामोश देख आरुष ने कहा, हैरान हो रहे हैं कि मुझे ये सब कैसे पता चला। भूलिए मत, मैं आपका ही बेटा हूँ। अगर आप मुझ पर नजर रख सकते हैं तो मैं भी आपके हर राज की जड़ तक पहुंच सकता हूँ। उसके पापा ने बिगड़ती हुई बात को संभालने की आखिरी कोशिश की और एक आखिरी दाव खेला। चलो मान लिया ये सब मैंने किया, लेकिन इस बार तो तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़कर गई है, इसमें मेरा क्या हाथ। आरुष ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। आपको क्या लगा था पापा, आप मुझे सारा दिन काम में उलझाए रखेंगे और पीछे से मेरी बीवी और बच्चे को हवेली से गायब करवा देंगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी। इतना कहते ही आरुष ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां से उसका आदमी वेदिका और दक्ष को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पापा का चेहरा पीला पड़ गया। जीत के इतने करीब आकर भी बाजी उनके हाथ से निकल चुकी थी। वो धमकी देते हुए बोले, अगर तुमने इस लड़की को अपनाया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। आरुष पर अब इन धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला था। उसने सपाट लहजे में कहा, मुझे पता था आप यही कहेंगे, कर दीजिए बेदखल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरा वारिस है, मेरा बेटा। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। आप किसे अपना कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ को भी यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। अपनी सारी उम्र उन पर हुक्म चलाने के सिवा क्या ही क्या है। आरुष ये राज अपने तक ही रखना चाहता था। ये सारी सच्चाई उसे उसकी माँ ने ही बताई थी। उसे इस बात का भी सुकून था कि उसे वक्त रहते पता चल गया था कि वेदिका और दक्ष कहाँ है। तभी उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और अपने बीवी बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे पापा का अहंकार टूटेगा तो वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। तुम अब हर बोझ से आजाद होकर जाओ। आरुष अपने दिल के सारे बोझ उतार कर वेदिका और दक्ष को साथ लेकर वही वापस लौट आया जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। उनके बीच गलतफहमियां आई, दूरियां आई, लेकिन अंत में जीत प्यार की ही हुई। वेदिका और दक्ष को अपने सीने से लगाए आरुष बस यही सोच रहा था कि अब उसके रहते हुए उसके परिवार पर कोई आँच नहीं आएगी। पेरेंट्स को अपनी ईगो या खानदानी इज्जत के नाम पर बच्चों की खुशियों का गला नहीं घोटना चाहिए। जबरदस्ती थोपे गए फैसले अक्सर परिवार को तोड़ देते हैं। रिश्ते साजिशों से नहीं बल्कि सच और भरोसे से चलते हैं। झूठ की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच का एक झोंका उसे गिराने के लिए काफी होता है।